चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहाइफ बेचे, उनकी गिरफ्तारी सियासी नहीं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात का जवाब दिया। सरबराह पीटीआई ने सियासी मुखालफिन को कैद पाया। अपने दौर में मीडिया कारकुनान पर भी तशद्दुद कराया। वो अपने दिफा के लिए अदालतों में पेश नहीं होते थे। वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब का BBC को खुसूसी इंटरव्यू। पीटीआई चेयरमैन 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड थे। उनके कारकुनों ने हसास तनसीबात को निशाना बनाया। जमान पार्क में पीटीआई कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। पहली दफा देखा गया कि किसी सियासी जमात ने पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया हो। हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। मुल्क की पहली डिजिटल और 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला और सियासी जमातों के नुमाइंदों का मरदमशुमारी के नताइज से इत्तेफाक। मजमूई आबादी 24 करोड़ से जायद हो गई। 6 साल में आबादी में 3.5 करोड़ का इजाफा परेशान कुन है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। पीटीआई ने अपने दौर में मुल्क में कोई भी नया मंसूबा नहीं लगाया, सिर्फ मुखालफीन पर झूठे मुकदमात बनाए। चेयरमैन पीटीआई ने तरक्की करते पाकिस्तान की राह में रुकावट डाली गई। इस शख्स ने इख्तिदार की हवस में मुनाफरत और इंतशार को परवान चढ़ाया। 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद के नवाही इलाके में अवामी इज्तिमा से खिताब। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफात से निमटने का मंसूबा मंजूर। कराची की तरक्की के लिए 18 अरब 80 करोड़ रुपए की मंजूरी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए निजी शोबे की शराकत दारी की तजवीज़ मंजूर। ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के कौमी प्रोग्राम में इस्लामाबाद के दही इलाकों को शामिल करने का फैसला। पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम। बैनुल अक़वामी और मुल्की माहिरीन का मंसूबे पर इजहार मुसर्रत और इत्मीनान। ये मंसूबा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल करेगा। माहिरीन का इजहार ख्याल। शहादतों का सफर। लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान शहीद से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद तक तारीख के 2 मुख्तलिफ औराक में जुर्रत और दलेरी की एक ही कहानी। कर्नल शेर खान ने 1947 में कश्मीर की जंग आज़ादी के दौरान जाम शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर ने 1999 में शहादत पाई। शहीदों के लहू को खराज तो अदा नहीं कर सकते, मगर इन शोहदा के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की बका को यकीनी बना सकते हैं। वर्षा का इजहार ख्याल। जमशुदा अजला जंग से अमन तक की कोशिशों का सफर। 2007 में कायम होने वाली दहशतगर्द तंजीम TTP पूरे मुल्क में सैकड़ों तबाहकुन हमलों और बम धमाकों में मुलव्वस रही। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा अफराद ने जानों की कुर्बानी दी। पाक फौज ने खुशहाली और तरक्की के जो मरहले का आगाज किया है, उसके दूररस नताइज बरामद होंगे। हिंदुस्तान की तारीख मुसलमानों के नाहक कत्ले आम से खून आलूद। आज़ादी से लेकर अब तक 93,647 मुस्लिम कश वाक़यात में 5 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद किए जा चुके। 16 बड़े फसादात में 2.5 लाख के करीब मुसलमान शहीद, 7 लाख से ज़ायद बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी तंजीमों और मीडिया की जानिब से मुसलमानों पर रियासती जबर की मज़म्मत। दिल तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह पर डॉक्टर्स को कौम की मुबारकबाद। आज़ादी की 76 बरस पूरे होने पर डॉक्टर्स का पाकिस्तान के लिए खुसूसी पैगाम। सबके इरादे हैं बुलंद, क्योंकि हमारे हौसलों का नाम है पाकिस्तान। कोई हमें कमजोर न समझे, वक्त कड़ा तो आता है। जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो फिर खौफ धरा रह जाता है। आजाद फिजा आजाद जमी है, रोशन कल सरसब्ज जमी है। ये हम सब का पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक। क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। जद्दा में यूक्रेन बहरान पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात जारी। यूक्रेन का 10 नुकाती अमन फार्मूला पेश। अमेरिका, चीन और यूक्रेन समेत 40 ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर और सीनियर वजीर शामिल हैं।
यूक्रेन मुज़ाकरात में जंग के पुरअमन खात्मे के लिए अहम उसूलों पर इत्तेफाक राय होने के लिए पुरुमीद। बीजिंग के शहर बाओरिंग में सैलाब के नतीजे में 10 अफराद हलाक, 18 अफराद लापता। शुमाली चीन में हालिया तूफानी बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 30 हो गई। तूफान डोक्सोरी के नतीजे में 140 साला बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता रोज 6 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, नेदरलैंड ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 2 गोल से शिकस्त दी। लास्ट 8 में नेदरलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहाइफ बेचे। 9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने हसास तनसीबात को निशाना बनाया। पीटीआई चेयरमैन 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड थे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, कोई एहतजाज सामने नहीं आया। Imran Khan's arrest has nothing to do with politics of Pakistan or has nothing to do with political persecution, I would say, because this case has been in courts and has completed the entire due course of the law and has been past all the stages of investigations and also the trial, and the trial court has given this judgment, which is there now, and he's been arrested. मरियम औरंगजेब का कहना था कि पीटीआई के चेयरमैन को पूरे अदालती अमल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के बाद सजा दी गई है। वो मुसलसल 15 माह से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। This is trial court, and then there is a process of investigation that has been completed. The reference has been sent to the trial court where this investigation, and ample opportunity was provided to Mr. Khan in 40 hearings, which he attended only 3. So if there's this session court, there's a trial, the trial court, and then there's high court, and then there's Supreme Court. All the courts can't be politicized because the high court has given verdict on foreign funding on the Toshakhana that the trial court is doing the right thing, where the trial is being done and ample opportunity of defense is being given to Imran Khan. So these are the courts, all the courts, and the court saying that the courts are political or not, I think is not the right argument in this case. वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लोग बाशऊर हैं और अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बीबीसी के एंकर के सख्त सवालात का भरपूर एतमाद से मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मुल्क की पहली डिजिटल और 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में चारों वज़राए आला और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बाप पार्टी के डॉक्टर खालिद मक्सी, MQM के सैयद अमीन उल हक, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना असद महमूद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल विफाक की मजबूती के लिए एक अहम आइनी इदारा है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर से मुकम्मल हुई, जो खुश आइंद है। सूबाई हुकूमतों और पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने इस कौमी फरीजे में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इस हवाले से वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, वजारत के अफसरान और बिलखसूस इदारा शुमारियात और घर घर जाकर इंदराज करने वाले अहलकार इस डिजिटल मरदमशुमारी की कामयाबी से तकमील के लिए लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 6 साल में आबादी में 3.5 करोड़ का इजाफा हुआ, जो बायसे फिक्र है। पाकिस्तान की आबादी के इजाफे का तनासुब पाकिस्तान की माशी तरक्की से कहीं ज़्यादा है। आबादी में इजाफा मुतअद्दिद किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकता है। ये पाकिस्तान में आइंदा मुंतखब शुदा हुकूमत और मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमें न सिर्फ आबादी में इजाफे को रोकना होगा, बल्कि पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाकर इन चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। इजलास को वजारत मनसूबा बंदी और पाकिस्तान इदारा शुमारियात के हुकाम ने मरदमशुमारी के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी।
ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल मरदमशुमारी 2023 यकम मार्च 2023 से 22 मार्च 2023 तक जारी रही, जबकि डाटा इकट्ठा करने के बाद का सर्वे 8 से 19 जुलाई 2023 तक जारी रहा। 2023 में मजमूई तौर पर पाकिस्तान की आबादी 241.49 मिलियन नफूस रिकॉर्ड की गई। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 40.85 मिलियन, पंजाब की आबादी 127.68 मिलियन, सिंध की आबादी 55.69 मिलियन, बलूचिस्तान की आबादी 14.89 मिलियन और इस्लामाबाद की आबादी 2.36 मिलियन रिकॉर्ड की गई। इस लिहाज से पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की मौजूदा सालाना शरह 2.55% रही, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2.38%, पंजाब में 2.53%, सिंध में 2.57% और बलूचिस्तान में 3.20% रही। इजलास को बताया गया कि मुल्क की तारीख में पहली बार सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स बशमुल सूबाई नुमाइंदगान की शिरकत को यकीनी बनाया गया। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए नादरा ने न सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि 1,26,000 टैबलेट्स, नेशनल टेलीकॉम कॉरपोरेशन ने डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग की सहूलियात, जबकि स्पार्को ने ब्लॉक्स की ताज़ा तरीन सैटेलाइट की डिजिटल तस्वीर मुहैया की। इसके अलावा सूबाई हुकूमतों ने 1,21,000 एहलकार, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आदाद शुमार इकट्ठा करने वाले एहलकारों को सिक्योरिटी फराहम की। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि सेंसस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वें डिजिटल मरदमशुमारी के अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स को पहले दिन से शामिल किया। लिहाजा डाटा इकट्ठा करने के अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मरदमशुमारी के दौरान सूबाई इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और तालीमी माहिरीन को भी इसका हिस्सा बनाया गया। मरदमशुमारी के तमाम सरगर्मियों में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और जिलाई इंतजामिया को शफाफियत के लिए पल पर निगरानी की सहूलत फराम की गई। मोहम्मद नजर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई ने अपने दौर में मुल्क में कोई भी नया मंसूबा नहीं लगाया, सिर्फ मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। फैसलाबाद के नवाही इलाके धनोला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तरक्की करते पाकिस्तान की राह में रुकावट डाली। इस शख्स ने इक़्तिदार की हवस में मुनाफरत और इंतशार को परवान चढ़ाया। उनका मजीद कहना था कि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारान के करार वाकई सजा दी जाएगी। ये पहली दफा हुआ है कि इसने पूरी कौम को तकसीम कर दिया, इसने पूरी कौम की रगों में नफरत को बोया और 4 साल में मासवाए इस बात के कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कोई और जो है वो काम नहीं किया और मुल्क का भट्टा इस तरह से बैठाया। कहता था मैं IMF नहीं जाऊंगा, IMF गया और IMF के साथ इतना गंदा मुआहदा किया कि उस मुआहदे को पूरे करते करते जो है वो ये हमें पूरा साल तकरीबन लग गया। तुम्हें ये किसने कहा था कि 9 मई को तुम ये काम करो? और अगर आज दिफाई अदारों की तनसीबात पे हमला करने को, उनके घरों को आग लगाने को, शोहदा की यादगारों पे जूते बरसाने वालों को, डंडे बरसाने वालों को, उनके मुजस्मों को आग लगाने वालों को अगर हम कुछ न कहें तो फिर कल को तो फिर कोई और कुछ भी कर सकता है। ऐसी हरकतें, ऐसे जराइम जो है वो माफ नहीं किए जा सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोस्ती को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि चीनी हम मनसब से 2 तरफ़ा उमूर पर नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से मुतालिक वज़ीर आज़म के कौमी प्रोग्राम में विफाकी दारुल हुकूमत के देही इलाकों को शामिल करने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसाक डार की सदारत में होने वाले एक्निक के इजलास में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग के लिए निजी शोबे को राग़िब करने और सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने से मुतालिक वज़ारत मनसूबाबंदी की तजवीज़ की भी मंजूरी दी गई। कमेटी ने 64 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से रावलपिंडी और बहावलपुर में मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के शोबों की बेहतरी के मंसूबे और कराची के मुख्तलिफ अजला की बेहतरी के लिए 18 अरब और 80 करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफात से निमटने और मकामी लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब 26 करोड़ रुपए के मंसूबे और 65 किलोमीटर तवील मोटरवे लिंक रोड समेत सियालकोट एमनाबाद रोड कामों की को 2 रोया करने के मंसूबे की भी मंजूरी दी गई, जिस पर 10 अरब 82 करोड़ रुपए लागत आएगी।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तला महमूद ने कहा है कि हज सस्ता करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात पर गौर कर रहे हैं। 12.5 अरब रुपए की रकम हजाज कराम को वापस की जा रही है। मानसेरा टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इराक, ईरान और शाम जाने वाले ज़ायरीन के लिए भी पहले से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ़ीस की अदायगी ख़त्म कर दी गई है, जबकि भारत जाने वाले ज़ायरीन के कोटे में भी इजाफे की कोशिश की जा रही है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद खान शकीब ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। अफगान वफ्द ने सानह बाजोड़ पर अफसोस का इजहार किया और शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लामा राशिद सुमरो, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान भी मौजूद थे। और नाज़रीन, भुरबन में D8 कॉन्फ्रेंस के तीसरे वज़ारती इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर सयाहत ओन चौधरी ने कहा है कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। मुशीर सयाहत ओन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का तारीखी विरसा सयाहों के लिए अहम है। इजलास के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ देना और D8 की रुकन रियासतों के लिए सियाहती तजारती मौक़े तलाश करना है। Government has assigned priority to make tourism an important pillar of socio-economic development in Pakistan. Master plans of new locations have been finalized to develop integrated tourism zones of modern lines. Investment promotion में, human resource की development में, joint marketing and promotion में और एविएशन का जो शोबा है कि आपस में एक दूसरे के मुल्कों के सिटीजन्स को फैसिलिटेट किया जाए। मुल्की और गैर मुल्की शुरका ने सियाहत के शोबे की तरक्की और रुकन मुल्कों में रवाबत के फ़रोग़ पर जोर दिया और तजावीज़ पेश की। All countries are Muslim and being Muslim for these countries is a competitive advantage for promoting tourism flow between each other. We are already in good cooperation with Pakistan in terms of especially capacity building. We are sharing our best practices with Pakistan to improve its sector, and we are promoting B2B relations actually. लोग इधर से उधर जाएंगे, वहाँ से इधर आएंगे, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बल्कि लोगों की आपस में इंटरेक्शन की वजह से और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जिस तरह से आगे बात चलेगी और मुख्तलिफ फोरम्स इसमें डेवलप होते चले जाएंगे तो यकीनन तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें से इकोनॉमिकली बेनिफिट ले सकेंगे। हम पाकिस्तान का पहला इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन बना रहे हैं पेशावर में, और इसके अलावा हमारे पास इको टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत से भी प्रोजेक्ट्स हैं। जो मेंबरान हैं, अगर ये सिंसियरली हम जॉइंटली इस पे एफर्ट्स करें तो पाकिस्तान कैन डू वंडर्स इन टूरिज्म। सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामे हिकमत अमली और क्रिसेंट मून इनिशिएटिव पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली D8 कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ मेंबर मुल्कों के दरमियान तल्लुकात मुस्तहकम होंगे बल्कि सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, भूरबन, मरी। पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर बैनुल अक़वामी और मुल्की माहिरीन ने इस मंसूबे पर इत्मीनान और मुसरत का इजहार किया है। इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन का कहना है कि ये मंसूबा पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल कराएगा। In the world we are living in, the biggest change in our lives comes from high technology. And who's creating the high technology in the world? Startups. Teams, young teams that come together in a collaborative way, in a team fashion, and change the world. Last start, we are providing a lot of job opportunities to people, and it is going to contribute a lot towards the economic growth of our country. The NetStep project is a very huge and successful project. We are very proud to be here as a part of NetStep, and as a cybersecurity company, Cryptech and Cybercoza, we have a huge experience in cybersecurity and artificial intelligence and IT domains. NetStep जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ताकि वो भी पाकिस्तान के अंदर आ सके एरोस्पेस और आईटी सेक्टर के अंदर। हमारे आइडियाज़ को रिफ़ाइन करते हुए हमें वो पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस दिया है ताकि हम अपने मुल्क की मईशत को, इकोनॉमी को बेहतरीन इंतखाब पर लेके जा सकें। कंसोर्शियम लेड बाय नेचुरल टेक्नोलॉजीज, PSC, कामरा, एयर यूनिवर्सिटी एंड इनोवेटर्स गैराज रन
NICAT. NICAT is a platform for innovators and entrepreneurs looking to innovate beyond skies. We got this huge and great opportunity to be in QBs here. They are giving us platform to enhance our skills as well. ज़मशुदा अजला जंग से अमन तक की कोशिशों का सफ़र 2007 में कायम होने वाली दहशतगर्द तंजीम TTP पूरे मुल्क में सैकड़ों तबाहकुन हमलों बम धमाकों में मुलव्वस रही। पायदार अमन के हुसूल के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद अफराद ने जानों की कुर्बानी दी। नए ज़मशुदा अजला में खुशहाली का ये सफ़र पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर नामुमकिन था। अफवाज पाकिस्तान ने अमन की बहाली के बाद खुशहाली और तरक्की के मरहले का आगाज़ किया, जिसके दूरस नताइज बरामद होंगे। दिल तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह पर डॉक्टर्स की कौम को मुबारकबाद। आज़ादी के 76 बरस पूरे होने पर डॉक्टर्स का पाकिस्तान के लिए खुसूसी पैगाम दिया गया। पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान एक चमन जो हमारी शान है, वो सरजमीन जिसे दुनिया में हमारी पहचान है। ये समर है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का, इसलिए तो हम सब के इरादे हैं बुलंद, क्योंकि हमारे हौसलों का नाम है पाकिस्तान। कोई हमें कमजोर न समझे, वक्त कड़ा तो आता है। जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो सिर्फ वो ठहरा रह जाता है। आज़ाद फिजा आज़ाद ज़मीं है, रोशन कल सरसब्ज़ ज़मीं है। ये हम सब का पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। शहादतों का सफ़र लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान शहीद से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर तक। तारीख के दो मुख्तलिफ औराक में जुर्रत और दलेरी की एक ही कहानी। कर्नल शेर खान ने 1947 में कश्मीर की जंग आज़ादी के दौरान छज्जा पहाड़ी के मुकाम पर 72 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने 1999 में शहादत पाई और निशान हैदर के भी हकदार बने। शहदा के वरसा का कहना है कि शहीदों के लहू का खिराज तो अदा नहीं कर सकते, मगर इन शहदा के नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की बका को यकीनी बना सकते हैं। और कर्नल शेर खान शहीद और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जो मुवासलत है वो ये है कि कर्नल शेर खान के दादा जो थे गालिब खान। Sunday, the 6th of August 2023. It has been moved that the Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the requirements of the Rule 41 of the said rule regarding question hour be dispensed with for Sunday, the 6th August 2023. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. लीव एप्लीकेशन सिर्फ दो लीव एप्लीकेशन दो पढ़ लूँ। सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर मोरखा 24 जुलाई को इजलास में शिरकत नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? सेनेट का इजलास जारी है, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिर्जीज़ ताहिर ने कहा है कि बहुत जल्द तरक्की और खुशहाली का दौर लौट कर आ जाएगा। इलाके में मजीद यूनिवर्सिटीज़ और सड़कें बनाने के साथ अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताह और मेन बाजार की सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिर्जीज़ ताहिर ने कहा कि इस हल्के में टेलीफोन एक्सचेंज, सुई गैस फराहमी का मंसूबा, खवातीन के लिए डिग्री कॉलेज, 1122 रेस्क्यू सर्विस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर मुस्लिम लीग नून ने फराहम किया।
नाज़रीन, सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी से इथोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत के फ़रोग, इथोपियन एयरलाइन के ऑपरेशन और मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों पर बात की गई। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाक इथोपिया दो तरफ़ा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। इथोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट्स दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक नया इजाफा और तिजारती वफूद के तबादले के वक्त की अहम की ज़रूरत है। इथोपिया के सफ़ीर ने उम्मीद की है कि घंटी भी बजाई और उसे गवर्नर सिंध का मिसाली इक़दाम करार दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला राजौरी में मज़ीद एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज़ फोर्सेज ने ज़िला कोलगाम में भी बड़े पैमाने पर मुहस्से और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। KMS की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय फौजियों ने 5 अगस्त 2019 से अब तक 792 कश्मीरियों को शहीद और 2359 को शदीद जख्मी किया। इस दौरान 21,263 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय फौजियों ने 129 खवातीन की बेहुरमती भी की। भारत की तारीख मुसलमानों के नाहक कत्लेआम से खून आलूद है। भारत में 1947 से लेकर अब तक 93,647 मुस्लिम कुश वाक़यात में 5 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं, जबकि अब तक फसादात के 16 बड़े वाक़यात में 2.5 लाख के करीब मुसलमान शहीद और 7 लाख से ज़ायद बेघर हुए हैं। भारत की तारीख का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम फसाद अयोध्या में पेश आया, जब 6 दिसंबर 1992 को हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और 3,000 से ज़ायद मुसलमानों को भी शहीद कर डाला। 1989 में बिहार के इलाके बगलपुर में 9,000 से ज़ायद मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना बने, जबकि 2020 में दिल्ली में होने वाले मुस्लिम कश फसादात में 150 से ज़ायद मुसलमान शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में शदीद इजाफा हुआ है और मोदी सरकार ने इक़्तिदार में आने के बाद शहरियत, गौ माता रक्षक, तलाक और हिजाब से मुतालिक दर्जन से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ क़वानीन को भी मंजूरी दी है। बॉलीवुड में भी मुसलमान मुखालिफ फिल्में बनाने में गुज़िश्ता दहाई में शदीद इजाफा हुआ है, जबकि बड़े सग़ीर की तकसीम से अब तक 50,000 से ज़ायद मसाजिद को नज़्र आतिश या मंदिरों में तब्दील किया जा चुका है। रवां साल इंतहा पसंद तंजीम हिंदू जन जागृति समिति ने मुसलमानों के खिलाफ हिलाल जहाद की मुहिम भी चलाई। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2015 से 2018 के दरमियान होने वाले 100 से ज़ायद पुरतशद्दुद वाक़यात में 60 से ज़ायद मुसलमान गौ रक्षक ने तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत की वादी में उतर चुके हैं। भारत में होने वाले मुस्लिम कश फसादात की आलमी मीडिया तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा कई बार मज़म्मत कर चुके हैं, जबकि मोदी के दौरे अमरीका के दौरान साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते मुजालिम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। भारत की रियासत हरियाणा में फसादात के बाद मुसलमानों के अमलाक को बिल्डोज़रों से गिरा दिया गया है। ज़िला नूह में इंतज़ामिया ने तकरीबन 45 दुकानों को गैर कानूनी करार देते हुए मुनहदम कर दिया। दुकानदारों ने कहा कि यहाँ तमाम दुकानें मुसलमानों की हैं। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते मसाजिद में तोड़फोड़ की गई और निशाना भी मुसलमानों को बनाया जा रहा है। दिल्ली के नवाही शहर गुरुग्राम में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनीज के दफातर वालों ने उस शहर में खौफ पैदा हो गया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन वाक़यात से भारत की साख और इक़्तिसादी तरक्की दोनों को नुकसान पहुँचा सकती है। भारत की रियासत मणिपुर में तशद्दुद की आग मुसलसल भड़क रही है और आए रोज़ हलाकतें हो रही हैं। बिशनपुर ज़िला में ताज़ा तरीन तशद्दुद में 6 अफराद हलाक और 16 ज़ख्मी हुए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यौम इस्तेसाल पर मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली तकरीबात में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी और यकतरफा भारतीय इक़दाम को 4 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में सेमिनार हुआ, जिसमें बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ शोबों की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन साहिबा, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। फौजिया से ठीक हो गया जी, तशरीफ रखें प्लीज, माजरत करते हैं, तशरीफ रखें, बस तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है जी।
मेरा ख्याल है कोई हमें कुछ जो अच्छी ट्रेडिशन है उसको जी सर। लेके चलें। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक तो ये 8 के जो 8 मेंबर्स हैं आइन में, वो उनकी कंसेंसस से हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे और ये सारी तफसील जो है वो तमाम सूबों को भिजवा दी गई है और हर एवरेज जो ग्रोथ है वो 2.55% है इस पीरियड की आबादी की। जो 2017 का सेंसस था उसमें 2.4 थी। इस पे हाईएस्ट जो ग्रोथ है अभी भी वो 3.2% है बलूचिस्तान की। जो ओरिजिनल था, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि सैटेलाइट इमेज से जहां 2200 घर दिखा गया वैसे 200 घर है। एक आपको एक मिसाल है, पूरी डॉक्यूमेंटेड है और ये पहला डिजिटल सेंसस हुआ है। और उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि 9.09% जो उससे पहले नंबर था वो 9.09% आबादी की इंक्रीज थी। तो मैं समझता हूँ कि हमें रियलिस्टिक होकर देखना चाहिए। अब देखें, पूरा रिकॉर्ड लें, चेक करें, सूबे के पास भी जा रहा है, उन्हें तसल्ली होने के बाद फिर उन्होंने फैसला किया। और तमाम 8 के, अच्छा बाय द वे, ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू हैं, उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तेमाम किया जाए। और उसके लिए इस पे कौम ने 34 अरब रुपया खर्च किया जनाब चेयरमैन। तो मैं समझता हूँ कि आप हकायक देख लें, फिर जो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो तो हमेशा आप अगर राइट है कि उसको आप टेकअप करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर। इसको सुने, वो कहता है हमारी ब्लैक डे, फिर मैं आपको देता हूँ। जी सर। सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली डिजिटल मरदमशुमारी हुई है जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। इस डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत ने किया था। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा खुसूसी हैसियत को तब्दील करने के भारतीय गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने के लिए फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने एफल टावर के मकाम पर भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। सख्त बारिश के बावजूद मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहरे में शरीक मुजाहरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए। मुजाहरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने जालिमाना और गासिबाना लॉकडाउन किया हुआ है। कल बात हुई सीसीआई की। सीसीआई में कल सबसे ज़्यादा जो है वो मसला जो था सिंध को भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला बलूचिस्तान को भी था। वहाँ की रिप्रेजेंटेशन भी आई, सिंध की रिप्रेजेंटेशन भी आई और डेफिनेटली जो है एतराज़ात ख़त्म हुए होंगे जो उन्होंने तमाम यूनियन मजलिस को पास किया है। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि पास होने के बाद इलेक्शन को जो है वो जल्द अज जल्द होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि 60 और 90 दिन के अंदर होने चाहिए। कोई इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा करे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहती है और सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को राय फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। आपको आवाम में जाना है, आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद आपने इस आवाम का सामना करना है। तो जैसे हम कहते हैं कि इलेक्शन और पॉलिटिक्स ये और सियासतदान ये एक दूसरे से उनका जो है वो चोली दामन का साथ है। आप कभी भी चोर दरवाजे से या किसी और दरवाज़ों से नहीं आ सकते, आपने आवाम के ज़रिए आना है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन से नहीं दौड़ना चाहिए और उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द ये इलेक्शन हमारे होने चाहिए। और फिर इस पूरे पॉलिटिकल सीनियरो जो हमारी इनसर्टेनिटी बनी हुई है उसका वाहिद हल यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, जिसको पाकिस्तान के अवाम मैंडेट दे। नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। हमारी जब हुकूमत आई थी मसाइल थे, मुश्किलात थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस मुश्किलात पर जो है अभी काबू पाया गया है और मैं समझता हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और हमें जो IMF का जो है जंगल है उससे आज़ाद होने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठकर एक जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है और हम हमेशा ही करते हैं, हमें सियासत से बालातर होकर हुकूमत को और अपोजिशन को बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को हम IMF के जंगल से आज़ाद करें।
वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि तमाम इलेक्शंस जल्द से जल्द होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं नहीं समझता कि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। उनका मजीद कहना था कि आप कभी भी चोर दरवाजे से नहीं आ सकते, आपको आवाम के ज़रिए ही आना है। फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, सियासतदानों ने आवाम का सामना करना ही होता है। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि कश्मीरियों के यौम सियाह के मौके पर चीन ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माउनिंग्स ने कहा है कि कश्मीर के तनाज़े पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तक़िल और वाज़ेह है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तर्जुमान माउनिंग्स का कहना था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी मसला है। फ़रीक़ैन कश्मीर के तनाज़े को बातचीत और मुशावरत से हल करें। सऊदी अरब की मेज़बानी में जद्दा में यूक्रेन बहरान पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में यूक्रेन ने 10 निकातियान फार्मूला पेश किया है। यूक्रेनी वफ़द के एक रुकन ने कहा है कि तजावीज़ को कई ममालिक की हिमायत हासिल है। मुज़ाकरात में 40 ममालिक की कौमी सलामती के मुशीर और दीगर सीनियर हुकाम हिस्सा ले रहे हैं। इन ममालिक में अमरीका, चीन और यूक्रेन के दीगर इत्तेहादी ममालिक भी शामिल हैं। यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों को उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात में जंग के पुरअमन खात्मे के लिए अहम उसूलों पर इत्तेफाक राय हो जाएगा। चीन में ज़लज़ले के बायस कई इमारतें गिरने से 21 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और मज़ीद नुकसान और हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। चीन के मशरक़ी सूबे शंदोग में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई, जिससे 74 इमारतों को नुकसान पहुँचा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले के बाद 52 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। ज़लज़ले के मरकज़ से 800 किलोमीटर दूर बीजिंग और शंघाई में भी झटके महसूस किए गए हैं। चीन में बीजिंग के करीब वाक़ शहर बाओरिंग में सैलाब के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद शुमाली चीन में हालिया तूफ़ानी बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 30 हो गई है। हुकाम ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया है कि सैलाब के नतीजे में 18 अफराद लापता भी हो गए हैं। चीन से टकराने वाले तूफ़ान डिस्कवरी के नतीजे में चीन में 140 साल की बदतरीन बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया है और कई इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। हुकाम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ 6 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बीजिंग में लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि जस्टिस रज़ा अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जस्टिस रज़ा अली खान से उनके ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में आला अदलिया के जजेस, एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर, बार एसोसिएशंस के सदूर और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दुरानी ने बन्नू मेडिकल कॉलेज में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बन्नू मेडिकल कॉलेज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए तोहफा है। इस कॉलेज में सूबे भर से तलबा तालीम हासिल करेंगे। जनूबी अजला के अवाम इस बेहतरीन मनसूबे से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि बन्नू मेडिकल कॉलेज पर 2006 में काम शुरू हुआ था, जो आज पाए तकमील तक पहुँचा है। उन्होंने ये भी कहा कि मनसूबे पर ताख़ीर की ज़िम्मेदार PTI की हुकूमत थी, जिसने सूबे में सेहत, तालीम और दीगर शोबों का बेड़ा गर्क किया। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने अक़लियती बरादरी के दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को उनके जायज़ हुकूक हासिल हैं और तमाम अक़लियती बरादरी पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा अक़लियती के मसाइल को उजागर किया और उन्हें हल किया। तकरीब से खिताब करते हुए दूसरे मुक़र्ररी ने कहा कि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आवाम की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। अक़लियती बरादरी को जब भी कोई मसला दरपेश हुआ है, उसे तरजीही बुनियादों पर हल किया गया है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को तोहफ़े भी दिए गए। मानसहरा के इलाके नौकज़ई में हज़ारा यूनिवर्सिटी के शोबे आर्कियोलॉजी ने कदीम तहजीब के 1800 साल पुराने आसार कदीमा दरियाफ्त कर लिए। हज़ारा यूनिवर्सिटी के शोबे आर्कियोलॉजी ने हायर एजुकेशन और ब्रिटिश काउंसिल के माली मुतावन से मनसूबे पर काम का आगाज़ किया था। खुदाई के दौरान 5 मुख्तलिफ अदवार की बाक़ियात दरियाफ्त हुई, जो ज़िला की तारीख़ी हक़ाइक़ के तयन समेत स्कॉलर्स और तालिब इल्मों की रिसर्च के लिए भी मुआवन साबित होंगी।
سانحہ چیرنگ کراس لاہور میں شہید ہونے والے ایس ایس پی زاہد محمود گوندل شہید کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے آبائی گاؤں سنداز ضلع منڈی بہاؤالدین میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین شاہد عمران مارت، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رضا صفدر کاظمی اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنرز پیش کیا اور سلامی دی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے شہید ایس ایس پی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس شہداء کی قربانیاں لازوال ہیں، انہیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او شہید ایس ایس پی زاہد محمود گوندل کے گھر بھی گئے اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ دینے کی تقریب ہوئی۔ رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری نے طالبات کو لیپ ٹاپ دیے۔ مزید تفصیلات جانیے صدف افضل سے۔ پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت اہلیت اور قابلیت کے معیار پر پورا اترنے والے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ اسی سلسلے میں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے کئی منصوبے شروع کیے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ اربوں روپے کے لیپ ٹاپس کی جو اسکیم ہے نوجوانوں کے لیے، بچیوں اور بچوں کے لیے، وہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے۔ وہ چاہتے ہیں نوجوان نسل جس نے آ کے پاکستان کو آگے سنبھالنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے معاشی ترقی کی طرف جانا ہے، پاکستان کو دنیا کے ممالک کے ساتھ مقابلے میں لے کے جانا ہے، انہیں ان چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے، اسی لیے یہ چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری نے تقریب سے خطاب میں امید ظاہر کی کہ طالبات ان لیپ ٹاپ کو تعلیم اور تحقیقی کاموں میں بہترین طریقے سے استعمال کریں گی۔ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کرائیٹیریا میں فال کریں اور ہر آگے آنے والے سال میں جو بچے رہ گئے ہیں وہ اپلائی کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کے حقدار ہو سکیں۔ اس جتنے پورا پروسیس تھا اسکروٹنی کا، اس میں بلا تفریق کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی کس پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یونیورسٹی کی طالبات نے لیپ ٹاپ ملنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ایسے انیشیٹو لینے چاہیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ دیتے ہیں کیونکہ آج کی پڑھائی انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپس are invaluable tool in the digital modern era. They basically help students to acquire modern knowledge. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے دیا ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایک انویلیبل گفٹ ہے اور ہم لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے یوز کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر طاہرہ اورنگزیب، دانیال چودھری نے یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال کے ہمراہ طالبات کو لیپ ٹاپ دیے۔ پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم جیسے اقدامات نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ سامنے رکھتے ہوئے آرٹیکل 224 کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس سمت میں جائیں گے اور کس طرح سے کریں گے، لیکن ان اینی کیس یہ حکومت میں شامل جماعتوں کا بھی ریزالو ہے کہ انتخابات آئینی ریکوائرمنٹس کے عین مطابق جلد از جلد ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اور جہاں تک میرے دوستوں کا تعلق ہے، ورڈکٹ آف کورٹ کے اوپر اگر بائیکاٹ کیا جائے تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو ایک بڑے سادہ سے کیس میں کنوکشن ہوئی ہے جناب چیئرمین۔ قانون یہ ریکوائر کرتا ہے، الیکشن ایکٹ بھی اور آئین بھی، آئین کہتا ہے 62-63 میں کہ یہ کوالیفیکیشنز ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، اینڈ ٹو بی ممبر آف مجلس شورا اور ٹو ریمین ممبر آف مجلس شورا لا بنائے گی پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ نے قانون بنایا، آپ نے شفافیت لانے کے لیے ہر پارلیمنٹیرین اس ایوان میں بیٹھا جو شخص ہے یا ایوان زیری میں، انہوں نے 31 دسمبر کو گوشوارے داخل کرانے ہیں جس میں انہوں نے کہنا ہے کہ اس سال میں میں نے یہ جائیدادیں بیچی ہیں، یہ خریدی ہیں اور یہ میرے ایسٹس ہیں۔ 30 جون کو اس سے پہلے آپ ٹیکس ریٹرنز دیتے ہیں۔ ٹیکس ریٹرنز کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، وہ خفیہ دستاویز ہے اور عدالتی حکم کے بغیر اسے نہیں سامنے لایا جا سکتا۔ ہمارے آپ کے گوشوارے قانون کے تابع کہ ہم میں شفافیت نظر آئے، عوام ہمارا احتساب کر سکے، سر وہ ویب سائٹ پہ لگتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بطور ایم این اے ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف اور ان سے بیچ کے حاصل کردہ آمدن کو ظاہر کیا ہوا تھا جو کروڑوں روپے میں ہے، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن والے گوشواروں میں وہ کنسیل کیا ہوا تھا، اور ساتھ حلفیہ بیان دیا کہ اس گوشوارے میں جو کچھ درج ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ میرے علم اور یقین کی روح سے درست ہیں
اور میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. وہ چوری پکڑی گئی جب ریفرنس گیا اسپیکر صاحب کا الیکشن کمیشن نے, انہوں نے انہیں نااہل کر دیا اور قانون کے عین مطابق ان کا کمپلینٹ بھیج دی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو, جو قانون کے مطابق انہوں نے سننی ہوتی ہے. اس پہ ٹرائل ہوا, انہیں موقع دیا گیا, 37 دفعہ وہ غیر حاضر رہے, ان کے پلیڈر نے ان کی جگہ پہ حاضری لگوائی, 342 کے بیان میں ان سے سوالات کیے گئے, انہیں وہ دونوں ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ کروایا گیا, قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے. ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں. میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو اعلیٰ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا, نہ اپیل نہ ریویو نہ ریویژن. تو خدا کے لیے کچھ اللہ کو سب نے جان دینی ہے. یہ ایک قانونی طریقہ کار کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہے, اسے فیس کرے, اپیل فائل کرے اور وہاں پہ جا کے جواب دے. بہت شکریہ سر. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں پر ہائی کورٹ کو بائیکاٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے قانون کے مطابق سزا سنائی ہے. ٹیکس گوشوارے جمع کروانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے, جسے درست انداز میں جمع کرانا ہم سب کا فرض ہے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یوم استحصال پر مختلف ملکوں میں ہونے والی تقریبات میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی گئی. ملک عمر کی رپورٹ دیکھیے. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی اور یک طرفہ بھارتی اقدام کو 4 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں سیمینار ہوا جس میں برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ سمیت مختلف شعبوں کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی. مقررین نے کشمیریوں کی حالت زار پر روشنی ڈالی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کروائیں. ہائی کمیشن میں تصویری نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھی کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد ہوا. شرکاء کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بھارتی غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کی گئی اور عالمی برادری پہ زور دیا گیا کہ بھارتی ظلم و بربریت رکوانے میں کردار ادا کریں. طاقت کے استعمال سے اور اس قسم کے اقدامات سے وہ اپنی اس مذموم کوشش میں کامیاب ہوں گے, لیکن انہوں نے وقت نے بتایا کہ ان کی وہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور انشاءاللہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن ہے, سکون ہے, نارمیلیسی ہے, تو پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کیوں نہیں وہاں جانے دیا جاتا, کیوں نہیں ہیومن رائٹس جو این جی اوز ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں میں بھی پاکستانی اور مقامی مسلمان کمیونٹی نے یوم استحصال کشمیر پر ریلیاں نکالی اور احتجاج ریکارڈ کروایا. ابو دھابی میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں یوم استحصال کشمیر پر سیمینار کا انعقاد ہوا. پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمزی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو رکوانے میں کردار ادا کریں. ماسکو میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں 5 اگست کے بھارتی اقدامات کی مذمت اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریب منعقد ہوئی. شرکاء نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا. کابل میں بھی پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی اور کشمیریوں کے مسئلے پر تاریخی تناظر میں روشنی ڈالی گئی. مقررین نے 5 اگست کے بھارتی اقدامات کی بھرپور مذمت کی اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. کینیڈا کے مختلف شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں اور تقریبات کا انعقاد ہوا. پاکستانی ہائی کمشنر ظہیر جنجوعہ اور دوسرے مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی نسل پرست بی جے پی حکومت کے 5 اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی مذمت کی. ترکیہ میں آج کے دن کے تناظر میں کشمیر کانفرنس ہوئی جس میں مختلف اسلامی ممالک کے ارکان پارلیمنٹ, صحافیوں, دانشوروں اور سول سوسائٹی نے شرکت کی. فرانس میں بھی پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے سیمینار ہوا. مقررین نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام ہوگا. ملک عمر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین, اسکردو ہوائی اڈے پر بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے. یوم آزادی کی مناسبت سے باقاعدہ بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی پرواز دبئی سے اسکردو آئے گی جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں قاسم نسیم.
स्कर्दू हवाई अड्डे को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का दर्जा दिए जाने के बाद अब बैनुल-अक़वामी पहली परवाज यौम आज़ादी के रोज 14 अगस्त को दुबई से स्कर्दू आएगी। एयरबस की परवाज PK234 172 मुसाफिरों को लेकर सुबह 8:45 पर स्कर्दू पहुंचेगी। स्कर्दू हवाई अड्डे पर बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। ये काफ़ी खुशैन बात है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, इससे हमारे बिजनेस और टूरिज्म दोनों बूस्ट होंगे। I think it's very important airport international in Skardu. दुबई से स्कर्दू आने वाले इस तारीखी परवाज की खास बात यह है कि इस परवाज में सफर करने वाले मुसाफिरों को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 और नांगा पर्वत समेत दीगर बुलंद तरीन चोटियों को करीब से देखने का मौका फराहम किया जाएगा। स्कर्दू हवाई अड्डे पर बैनुल-अक़वामी परवाजों के शुरू होने के बाद न सिर्फ यहाँ सयाहती और कारोबारी मौक़े में इजाफा होगा बल्कि यहाँ की रौनकों में भी इजाफा होगा। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दू। नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का हाल। नाज़रीन, मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि भावलपुर के तारीखी सहराए चोलिस्तान में मौजूद सदियों पुराना तारीखी किला दरावड़ आज भी सियाहत के हवाले से अपनी एक अलग पहचान रखता है। किला दरावड़ की तारीखी अहमियत के बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मुख्तार अपनी इस रिपोर्ट। साबिक रियासत भागलपुर